अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ स्टेटमेंट इसकी ये है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। जहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? ये जो आइसोलेटेड सिस्टम इस्तेमाल हुआ है इससे क्या मुराद है कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। सच सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ऐसा सिस्टम जहाँ जिस पर कोई बाहर से कुव्वत अमल नहीं करती, कोई फोर्स उस पर अमल नहीं करती, ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ए गैस फील्ड इन अ बैलून। ए गैस फील्ड इन अ बैलून। एक बैलून में गैस फील्ड है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं लेकिन बाहर से इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। तो जितनी देर तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसी तरह जिसका मोमेंटम हम ले रहे हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो अलग अलग निज़ाम है कोई, उसका लीनियर मोमेंटम टोटल कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसको प्रूव भी हमने करना है। तो प्रूव करने के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि लेट वी कंसीडर वी हैव टू मासेस m1 एंड m2 and they are moving with velocity v1 and v2 before collision। कि दो बॉडीज़ हैं हमारे पास। एक बॉडी को हम कहते हैं ये m1 है और इसी तरह दूसरा बॉडी जो है ये m2 है। ये इनके मासेस हैं। दिस बॉडी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस बॉडी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v2। कुछ टाइम के बाद इन दोनों बॉडीज़ में कोलिजन अक्कर होता है कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। ऐसे m1 और m2 इनके दरमियान कोलिजन अक्कर होता है, कोलाइड होते हैं। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। पहला बॉडी m1 ये v1 डैश वेलोसिटी के साथ मूव करता है और सेकंड बॉडी m2 ये v2 डैश वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। यानी ये दो बॉडीज़ हैं जो बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ v1 और v2 है। आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं, v1 डैश और v2 डैश हो जाती है। कोलिजन के बाद इनकी ये वेलोसिटीज़ हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, और ये है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। कोलिजन क्या होता है? ये टकराव होता है जब बॉडीज़ एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हों तो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करें तो इसे कोलिजन कहा जाता है। इस कोलिजन के दौरान ये दोनों बॉडीज़ वेलोसिटीज़ चेंज कर लेते हैं। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हमने ये साबित करना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जहाँ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें देखें, ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फोर्स अप्लाइड इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अप्लाइड यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किस तरह लिखते हैं उसे? F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
ये कल हमने पढ़ा है। आज हम वही अप्लाई करेंगे इसमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब पहला बॉडी जब दूसरे बॉडी के साथ टकराता है तो ये बॉडी उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर की सूरत में होंगी और इक्वल भी होंगी। पहले बॉडी का एक्शन है तो दूसरे का रिएक्शन हो जाएगा। अब देखें कि पहला बॉडी जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं कि ये फोर्स F है। F फोर्स इज़ एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। पहले बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है। अब मोमेंटम किसका तब्दील होगा? मोमेंटम सेकंड बॉडी का चेंज होगा, ठीक है। पहला बॉडी फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम सेकंड बॉडी का चेंज होगा। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। दूसरे बॉडी के मोमेंटम में तब्दीली आएगी। पहला बॉडी फोर्स लगाएगा तो दूसरे बॉडी के मोमेंटम में तब्दीली आएगी। अब कैसे तब्दीली आएगी कि हम उसके फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। दूसरे बॉडी का फाइनल मोमेंटम, उसमें से इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। दूसरे बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है वो हम यहाँ से लेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे P2, ठीक है। दूसरे बॉडी का फाइनल मोमेंटम P2 डैश, इसे हम लिखेंगे M2 V2 डैश, ठीक है। और इसका जो पहला मोमेंटम है दूसरे बॉडी का टकराने से पहले वो हम जहाँ से निकालेंगे, इसे हम P से लिखते हैं। P इज इक्वल टू M2 V2। मोमेंटम का फार्मूला M और MV है ना। तो दूसरा बॉडी है तो उसका इनिशियल मोमेंटम PI हम कहते हैं दूसरे बॉडी के लिए PI, ठीक है। या P2 इसे कहते हैं, इसे P2 इसे P2 डैश कहें। तो पहला मोमेंटम M2 V2 है, दूसरा मोमेंटम P2 डैश जो है वो M2 V2 डैश है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह निकालेंगे कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे और उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। तो हम जहाँ पर ही इसकी वैल्यू लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी के P2 डैश माइनस P2 डिवाइडर बाय T। तो P2 डैश है M2 V2 डैश माइनस M2 V2 डिवाइडर बाय T। जी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। सिमिलरली अब दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम F डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। F डैश फोर्स होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। अब जो पहला बॉडी है इसका मोमेंटम इनिशियल P1 ये M1 V1 होगा और इसका फाइनल मोमेंटम P1 डैश ये होगा M1 V1 डैश, M1 V1 डैश, यानी कि जहाँ से हम निकालेंगे M1 V1 डैश। तो अब फोर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो F डैश निकालते हैं हम। F डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी, ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडर बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडर बाय टाइम। तो अब वैल्यूज़ लिख देते हैं। F डैश इज इक्वल टू, अब पहले बॉडी के फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम हम निकाल देंगे। फाइनल मोमेंटम इसका है M1 V1 डैश माइनस M1 V1, ये पहला मोमेंटम, और डिवाइडर बाय T, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें 2 में इस तरह करें कि ये F डैश इंटू T कर दें, इज इक्वल टू M1 V1 डैश
माइनस m1 v1। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, बल्कि इसको इक्वेशन 2 लिखें और इक्वेशन 1 को भी हम इसी तरह लिख देते हैं। इक्वेशन 1 में t को इस तरफ ले लेफ़्ट साइड पर, f के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 v2, ये m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये इक्वेशन 1 थी हमारी। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, इक्वेशन 1 और 2। तो इसको अब आगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम अपने रिज़ल्ट पर पहुंच जाएंगे। ये दो इक्वेशन रहने दें, बाकी सारा इरेज कर देते हैं। अब देखें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा f इंटू टी प्लस f डैश इंटू टी इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2, यानी कि राइट साइड में ऐड करें, लेफ़्ट साइड में ऐड करें, ये आ जाएगा m1 v1 डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 वाला, प्लस m2 v2 m1 v1 ठीक है, ये m1 v1 डैश प्लस, ये प्लस है, प्लस m1, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, माइनस m1 v1 डैश। तो ये हमने दो इक्वेशन ऐड अप कर दी हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो f है इज इक्वल टू माइनस f डैश है। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। f जो है वो माइनस f डैश के बराबर है, लिहाजा जहाँ पर f डैश है, ठीक है, और यह f है उसकी जगह माइनस f डैश पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, माइनस f डैश इंटू टी प्लस f डैश इंटू टी इक्वल टू, ये सारा उस तरफ लिख दें, बल्कि इनको रीअरेंज कर देते हैं, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें, इसके बाद माइनस m1 v1 ये लिख दें और फिर माइनस m2 और v2 लिख दें। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि f डैश के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आंसर 0 आ जाएगा। t तो कॉमन है इनमें, ठीक है, t आप कॉमन ले लें तो माइनस f डैश प्लस f डैश, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 इंटू टी 0, इसलिए लेफ़्ट साइड पर मैं 0 ही लिख रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड पर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख दें, प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। अब इसमें जो माइनस वाली टर्म्स हैं उन्हें लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, और वो है m1 v1, ये दोनों माइनस हैं इधर, ठीक है, ये वाले इधर आके लेफ़्ट साइड पे आके ये प्लस हो जाएंगे, प्लस m2 v2, और लेफ़्ट साइड पर क्या, राइट साइड पर बच जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, ये है m1 v1, ये पहले बॉडी का कोलिजन से पहले मोमेंटम है, m2 v2 दूसरे बॉडी का कोलिजन से पहले मोमेंटम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस तरह ये राइट साइड पर m1 v1 डैश, ये पहले बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, और m2 v2 डैश ये दूसरे बॉडी का कोलिजन के बाद मोमेंटम है। लिहाजा ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ठीक है इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये साबित हो गया जहाँ से कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर है, यानी कि जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। दूसरे लफ्ज़ में हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा पी से मुराद क्या, चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मोमेंटम तब्दील नहीं होता, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज़ इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन देयर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बन सकते हैं।